ट्रेंड चल रहा है कि वन शॉट से चैप्टर कंप्लीट करने का। मतलब अभी हम लोग क्या सोचते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स की चैप्टर सारे वन शॉट से कंप्लीट कर लो, देन उसको कंप्लीट करने के बाद तुम PYQs लगा लो एंड दैट्स इट, तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई। तो ये क्या करना सही रहेगा या फिर कैसे देखते हो आप? क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो हम लोग प्रिपरेशन में मिस कर देते हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्या नोट्स बनाना चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि नोट्स नहीं बनाना चाहिए, PPT से काम हो जाता है। और इफेक्टिव रिवीजन करें, कैसे करें इफेक्टिव रिवीजन? क्योंकि हम लोग पढ़ते तो हैं बट वो भूल जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि जिससे थोड़ा रिमेंबर याद रहे वो चीज़ें? तो सबसे पहले तो ये वीडियो ना काफ़ी क्रेजी होने वाली है, बिकॉज तुम्हारा भाई करने वाला एक पॉडकास्ट, वो भी किसके साथ? टॉप फैकल्टी जेई की, जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंचाया है। एंड मुझे मौका मिला है उनके साथ एक पॉडकास्ट करने का, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे हैं जो मुझे पर्सनली पूछने थे, और जो तुम लोगों ने भी क्वेश्चन पूछे मैंने पोस्ट डाला था और इंस्टा पे भी स्टोरी डाली थी। तुमने जितने भी क्वेश्चंस पूछे तो वो सब इस वीडियो में मैंने कवर करे हैं। और हाँ, ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। तुम जब वीडियो पूरी एंड तक देखोगे ना, तुम्हें लगेगा हाँ ये वीडियो देखना बर्थ इट था, क्योंकि तुम्हें इतना कुछ सीखने को मिलेगा जो तुमने शायद आज से पहले ना देखा हो या फिर ना पता हो तुम्हें। अगर तुम 10th में थे, 11th में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो जेई की, तो ये वीडियो तो भाई डैम गुड, बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर तुम अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी जेई की, डेफिनेटली तुम्हारे लिए है। सो चलो पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एलएन की टॉप फैकल्टी देवेश सर। तो सबसे पहले सर, आप मेरी ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश गुप्ता। मैं पिछले 10 साल से जेई एडवांस फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अच्छे IITs में हैं, काफ़ी NITs में हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज में हैं। सो आज का सेशन बेसिकली हम लोग इसमें कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के टाइम पर। तो उन मिस्टेक्स के बारे में हम बात करेंगे और क्या माइंडसेट रहना चाहिए स्टूडेंट्स का, हम उस पर थोड़ी बात करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सर। तो चलिए सर, अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं जो मुझे और मेरी ऑडियंस को आपसे पूछने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिर जेई क्यों करना चाहिए? मतलब बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, नीट भी होता है, जेई भी होता है, और मतलब और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बट जेई क्यों? जेई बेसिकली देखो, अगर बात करी जाए जेई एग्जाम, जिन बच्चों को थोड़ा इंजीनियरिंग की तरफ इंटरेस्ट है, साइंस की तरफ इंटरेस्ट है, वो लोग इस तरफ जा सकते हैं। हाँ, एक और चीज, जेई करने से पहले अपना माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए कि हमें 2 साल लगकर मेहनत करनी है। तो जेई करने से पहले हमको दिमाग में तो ये रहना चाहिए कि हमको मेहनत बहुत करनी है। और दूसरी चीज, अगर अपना इंटरेस्ट है, सबसे पहली चीज होनी चाहिए बच्चों के 10th के बाद कि हाँ यार, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। अगर उसका साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल जेई एक बहुत अच्छा उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। और अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, इन टर्म्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज, जेई एग्जाम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जेई की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्लास 9th से, 8th से, एंड कुछ लोग बोलते हैं आफ्टर 10th। तो क्या सही टाइमिंग है, मतलब कब स्टार्ट करनी चाहिए? मतलब ऐसा बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि आप 9 से स्टार्ट करो, 10 से स्टार्ट करो। मतलब बेसिकली ऐसा है, कभी भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपका सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि आप 9 से स्टार्ट करोगे तो सिलेक्शन पक्का है, कि 8 से स्टार्ट करोगे सिलेक्शन पक्का है, 10 से करोगे सिलेक्शन पक्का है। नहीं, ऐसा नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डेडिकेशन। मतलब बच्चे के ऊपर, मतलब बच्चा क्या चाहता है, हम उसके हिसाब से देखें। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर 9 से स्टार्ट करके कर रहा है तो भी अच्छी बात है। अगर 10th के बाद भी आता है तो इनफ समय है, इनफ टाइम है उसके पास कि वो जेई का प्रिपरेशन आराम से कर सकता है, सिलेक्शन ले सकता है। बस ये है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट इतना यही है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, आप मतलब आप कह सकते हो उतनी जल्दी आपका प्रिपरेशन जल्दी खत्म होगी, आपका सिलेबस खत्म होगा। और देखा जाए तो आपको रिवीजन के लिए एंड में टाइम मिलेगा। तो वही है, जितना जल्दी आप स्टार्ट कर लेंगे उतना बेनिफिट रहता है। मतलब वो एक एज तो रहता ही है उन स्टूडेंट्स के पास जो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चा 8-9 से स्टार्ट करता है ना, मतलब उसको एज अ बहुत ज्यादा चेंज नजर नहीं आता, सिलेबस चेंज। मतलब 8 से धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका सिलेबस बढ़ता जाता है। बट जो बच्चा 10 से डायरेक्टली 11th में आता है, तो उसको वहां पर एक वास्ट, एकदम बहुत बड़ा चेंज दिखता है सिलेबस में कि यार 10 तक तो बहुत कम सिलेबस हुआ करता था, 11th में एकदम से बहुत ज्यादा हो गया, डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। तो वो एक थोड़ा सा बच्चा एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगाता है जब 10 से 11th में आता है। अदरवाइज आप चाहे 10 से स्टार्ट करो, चाहे 9 से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब सिलेबस हो जाता है, प्रिपरेशन इनफ टाइम है। 11-12 में आप करते हैं तो काफी इनफ टाइम है। ओके, तो मतलब इसका कोई ऐसा साइंस, मतलब कुछ इसका कोई ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि तुम्हें 8th से स्टार्ट करना चाहिए या फिर 9th से? वैसे मेजॉरिटी ना ज़्यादा 10th 11th के बाद ही करते हैं, बट अगर 9th से या फिर 8th से भी स्टार्ट कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ, मेजॉरिटी आप देखोगे तो वो 10 के बाद ही स्टार्ट करते हैं, बट स्टिल अगर मान लो कोई स्टूडेंट 8-9 से भी स्टार्ट कर दे रहा है, मतलब उसको आपका उसका माइंडसेट क्लियर है कि भाई मुझको जेई में जेई ही जाना है और जेई का एग्जाम लिखना है, तो 8 से भी स्टार्ट कर देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये उसके साथ एक एज रहेगा कि यार उसने जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो उसको ग्रेजुअली वो धीरे-धीरे अपना लेवल अप करता जाएगा 8 से 9th में, 10th में और फिर 11th में तो वो सबके साथ ही हो जाएगा। बट ये है कि जो बच्चा 10th में स्टार्ट कर रहा है उसको थोड़ा-सा 1-2 महीने लगते हैं एडजस्ट होने में कि सिलेबस में एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत रहती है। बट एज़ एन अगर देखा जाए तो 10th से भी अगर करता है बच्चा, तो इनफ टाइम है। सर फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो 10th से हम 11th में जाते हैं तो एक जंप ना बहुत बड़ा होता है, क्योंकि 10th तक तो बेसिक लेवल का आता है बट 11th थोड़ा हाई होता है। तो क्या माइंडसेट लेके हमें जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, जो कुछ चीज़ें जो आप बताना चाहोगे हम लोगों को? हाँ, मतलब बेसिकली ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हाँ, बच्चे को जहाँ पे थोड़ा-सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है कि जब बच्चा 10 से सीधे 11th में आता है और वो जेईई की प्रिपरेशन करने आ जाता है, तो जेईई की प्रिपरेशन में ये 10th तक तो वो बहुत बेसिक पढ़ रहा है, जैसे आपने कहा बहुत बिल्कुल बेसिक बेस चल रहा होता है। कुछ सवाल जो बहुत किताबों में हैं, उनके उसी टाइप के सवाल एग्ज़ाम में आ जाते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं। बट 11th में ऐसा नहीं है, तो 11th में जैसे वो आता है, तो उसको ये ध्यान में रखना है, अपना माइंडसेट ये रखना है कि थोड़ी मेहनत मुझे करनी है और जैसे-जैसे टीचर बोलता जा रहा है, मुझे वैसे-वैसे काम करना है। मतलब धीरे-धीरे, एक दिन में आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर लेट्स सपोज़ कोई चैप्टर भी स्टार्ट होता है, तो धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। जितने सवाल 10th में नहीं करे हैं, वो पूरे के पूरे उतने उससे ज़्यादा बल्कि सवाल वो पहले 1 डेढ़ 2 महीने में 11th में ही कर लेगा। तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि यार भाई सिलेबस बहुत वास्ट है, मुझे बहुत डिसिप्लिन, बहुत कंसिस्टेंट से पढ़ना है। अगर मान लो मैं मतलब ये कहने का मतलब सिंपल यार कि अगर उसको ये माइंडसेट रहना चाहिए कि अगर मैंने जेईई की प्रिपरेशन ऑप्ट कर ली है कि मुझे जेईई करना है, तो एकदम मेहनत करते रहे, डेडिकेशन से काम करता रहे। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कहीं पर भी पूरे 2 साल की मेहनत है, 2 साल कहीं पर भी डगमग नहीं होना चाहिए भाई, एकदम एकदम पाथ पे चलता रहना चाहिए। एंड फिर मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग 11th में आते हैं तो हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, लाइक कैसे नोट्स बनाना चाहिए, लाइव क्लासेस कैसे अटेंड करें जिससे कम से कम बैकलॉग्स हो और एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन हो? तो भाई जैसे बच्चा 11th में आता है, तो सबसे पहले तो मतलब बेसिकली मैं जैसे अभी तक हम तेरे से बात कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है सिलेबस के अंदर, काफ़ी वास्ट है सिलेबस। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि यार जैसा बच्चा क्लास में आएगा, तो जैसे-जैसे उसको टीचर क्लास में बताता जा रहा है, उस चीज़ को फॉलो करता रहे। मतलब एकदम कंसिस्टेंट रहना चाहिए कि यार अगर क्लास में जो पढ़ा है, जैसे एक दिन लेट्स सपोज़ एक लेक्चर हुआ, वो पढ़ा है, उसको उसी दिन आपको रिवाइज़ करना है। जो होमवर्क टीचर दे, वो होमवर्क आपको करना है। स्टार्टिंग में बहुत स्लो रहता है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कम होमवर्क है, बट धीरे-धीरे वो आपका अगर देखा जाए तो सिलेबस भी बढ़ता चला जाएगा, डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ती चली जाएगी। तो अपना माइंडसेट एकदम ऐसे रखें कि हाँ, हमको जैसे-जैसे टीचर बोलते जा रहा है, वैसे-वैसे करते रहो। एक एकदम प्रॉपर रूटीन बना लें कि यार हमको क्लास लेनी है, क्लास के बाद उसका रिवीजन करना है और दिया गया होमवर्क करना है, बस। अगर बच्चा इतना भी कर लेता है ना डेली डेली बेसिस पर इतना कर ले, तो उसे जेईई में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब बहुत ही ईज़ी प्लान है ये, बट ये फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब अगर इसको कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है बीच में आप पूरे पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कहीं न कहीं ऐसा हो गया कि यार कहीं बीच में कुछ क्लासेस मिस हो गई। अब क्लास मिस हो गई तो भई 11th में ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, 11th और 12th दोनों में, मतलब जेईई की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सब कुछ बहुत सीक्वेंशियल है। मतलब एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से बहुत लिंक्ड है। तीसरा दूसरे से बहुत लिंक्ड है, चौथा मतलब ये बेसिकली सारे चैप्टर लिंक्ड होते हैं। तो कहीं पर भी आपने क्लासेस मिस करी ना, तो वहाँ बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर वो क्या होता है, स्टूडेंट वहीं पर अपना एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने पढ़ाई से। और मतलब क्या होगा, बीच में 4-5 क्लास छोड़ दी, अब वो वापस क्लास में आएगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसने इतनी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो जैसे उसको समझने आना बंद होता है, उसका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, और जैसे इंटरेस्ट खत्म होने लगता है उसका, बस फिर वो एक साइकिल है। अब वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि पहले मैं अपना पुराना छूटा हुआ है वो पढ़ लेता हूँ। जब वो पुराना बैकलॉग कवर कर रहा होगा, तो उस समय क्या होगा, टीचर तो आगे बढ़ चुका होगा। तो ये बैक एक साइकिल है, मतलब बैकलॉग कभी कवर हो ही नहीं पाएगा इस तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कि यार वो क्लासेस में बहुत रेगुलर रहे। क्लासेस मिस मतलब कोशिश करे कि 100% उसकी अटेंडेंस रहे, कम से कम। मतलब कभी बहुत जेन्युइन रीजन होता है तो ठीक है, मान सकते हैं बात, बट कोशिश यही की जाए कि कभी क्लास मिस ना हो। और इन केस कभी क्लास मिस भी हो जाती है, तो अपनी रिस्पेक्टिव फैकल्टी से, मतलब जो भी क्लासेस छूटी है, एब्सेंट था या मैं नहीं ले पाया क्लास, तो मुझे क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है वापस, तो अपने टीचर से कांटेक्ट में रहे। तो इंपॉर्टेंट ये कि अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में उसको क्लासेस रेगुलरली ले, अपना टाइम टू टाइम होमवर्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, होमवर्क करते रहे।
और दूसरा रिवीजन। क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा तो वो तो बहुत बड़ा सिलेबस है, तो पुरानी चीजें इंसान भूलता जाता है। मतलब अगर आप देखोगे, अगर मान लो मैं 5वें चैप्टर पे हूँ, तो जनरली ऐसा होता है कि बच्चे से अगर मैं सेकंड थर्ड चैप्टर का कोई सवाल पूछूंगा तो वो थोड़ा सा मतलब लगता है उनको सर फॉर्मूले हम भूल रहे हैं। ये बहुत जनरल प्रॉब्लम है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की दिक्कत होती है, ये जनरल दिक्कत है। तो इसका एक ही इलाज है कि आपको रिवीजन टाइम टू टाइम करना है। मतलब ऐसा हो कि यार अब जब आप 5th चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप थर्ड का भी कुछ फॉर्मुलेस पढ़ते रहो, सेकंड के पढ़ते रहो, मतलब डेली का डेली रिवीजन तो करना ही है। बट ऐसा हो जाए कि जब आप 5वें चैप्टर पे हो तो थर्ड वाले चैप्टर का भी थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया, कुछ फॉर्मुलेस पढ़ लिए, कोई फ्री टाइम मिला तो आपने फोर्थ के कुछ क्वेश्चंस कर लिए। मतलब ये चलते रहना चाहिए, एक साइकिल होना चाहिए, प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस। रिवीजन इज जस्ट इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस कि आपको रोज डेली आधा पौन घंटा ये निकाल के रखना है कि मैं आज का भी रिवाइज करूं और पुराना कभी भी कभी थोड़ा रिवीजन चलता रहे मेरा। ये बहुत रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। यही एक डिफरेंस क्रिएट करता है एआईआर में और मतलब कोई एक अच्छी टॉप रैंक्स में और एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट में। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं भी यही सोचता था, जैसे प्रिपरेशन मैं स्टार्ट करता था तो मैं यही सोचता था कि पहले लाइव क्लासेस लूँगा, उसके बाद नोट्स बनाऊंगा, देन उसके बाद होमवर्क करूँगा एंड सुबह होते ही रिवीजन करूँगा। बट ये करने में जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ बहुत टफ होता है। अगर एक दिन फॉलो कर लिया बट रेगुलर बेसिस पे फॉलो नहीं कर पाते। तो अगर हाँ, अगर ये कंप्लीट कर लिया तो सही रहेगा। हाँ, अगर आप मतलब जनरली कि बच्चा ये करते हैं कि यार टाइम टेबल बना लेते हैं कि यार इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, हम ये वो टाइम टेबल फॉलो। एक दो दिन वो फॉलो होता है बट फिर वो फॉलो होना बंद हो जाता है। बट अगर अपने दिमाग में रखा जाए कि 3 प्रॉपर स्टेप्स, क्लास लेनी है, होमवर्क करना है, रिवीजन करना है, बस काम हो जाएगा। एंड फिर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सर सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि बैकलॉग्स को कैसे कंप्लीट करें। मतलब हर तरफ देखो तो यही सोचते हैं सब लोग कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। बैठे हम लोग, वैसे हम लोग चाहते नहीं है कि बैकलॉग हो जाए बट वो क्रिएट हो जाता है। तो इस पर आप क्या कहोगे कि कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पूछे जाने वाला सवाल यही होता है बैकलॉग, और सबसे ज़्यादा परेशान बच्चों को जो करता है वो है बैकलॉग। अब बैकलॉग, सबसे पहली चीज़ तो बैकलॉग होना ही नहीं चाहिए जैसे आपने कहा, बट वो हो जाता है। अब यार सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जब जो बच्चा नया है 11th में आया ही है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि रेगुलर रहे क्लास में, कोई क्लास मिस ना करे। सब कुछ बहुत कनेक्टेड है, हर क्लास बहुत कनेक्टेड होता है। जैसे मतलब अनलाइकली बेसिकली हम बात करें जो 10th में होता है, 10th में ऐसा नहीं होता, कभी आप क्लास छोड़ भी देते हो तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, वो कनेक्टेड नहीं है, वहां हो जाता था। तो बच्चे का माइंडसेट ये रहता है कि यार कभी कभी क्लास अगर कहीं चला भी गया, क्लास छूट भी गई उसकी, तो वो कर लेगा। बट ऐसा फिर वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जैसे बोल रहा हूँ सब कुछ बहुत कनेक्टेड है। तो जहां बच्चा गैप छोड़ेगा, मतलब जहां उसने क्लासेस छोड़ी, आगे का समझ में आना बंद, फिर इंटरेस्ट आना बंद, और फिर जैसे इंटरेस्ट खत्म, बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे होता जाता है रेस में, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि यार वो बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। वो बैकलॉग कवर कैसे किया जाए? यार देखो, पहले चीज कि बैकलॉग इंसान सोचता है कि जैसे मेरा एक चैप्टर, लेट सपोज इलेक्ट्रोस्टैट छूट गया, ठीक है, काफी बड़ा चैप्टर है, पर हाँ ठीक है, मान लेते हैं लेट सपोज कि उसका इलेक्ट्रोस्टैट्स बैकलॉग में चला गया। अब अगर वो चाहे कि मैं पहले बैकलॉग कवर करूं और फिर क्लासेस में आऊंगा, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चे की। बच्चा सबसे पहले यही करता है, मतलब पहला अटेम्प्ट, पहला सोचता भी बच्चा यही है कि सर पहले मैं बैकलॉग कवर कर लेता हूं, फिर मैं क्लासेस में आ जाऊंगा। पर टीचर अपने पेस पे पढ़ाता जाएगा, क्लासेस अपने पेस पे चलती जाएंगी, आगे बढ़ते जाएंगे, और वो पीछे का बैकलॉग कवर करता आ रहा है, तो वो कभी भी उस पेस को मैच नहीं कर पाएगा और कभी क्लास के अलाइन नहीं हो पाएगा। तो सबसे इजी तरीका होता है, आप रोज का 1 घंटा बैकलॉग के लिए निकालें। मतलब जैसे लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि मेरे को 5 घंटे लगेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ने में, लेट सपोज, तो वो 5 घंटे एक साथ एक ही दिन में नहीं करना है। वो आप आधा आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा, जैसे भी आपको टाइम मिलता है उसको लेकर पैरेलली चलाओ। लाइव क्लास पैरेलली चल रही है और आपका बैकलॉग पैरेलली चल रहा है, दोनों काम पैरेलल होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले बैकलॉग कवर हो जाए फिर क्लास करेंगे, या पहले क्लासेस कर लेते हैं एंड में बैकलॉग कवर कर लेंगे। नहीं, वो दोनों साथ साथ चलेंगे तो आप देखोगे कि 1 डेढ़ महीने में आपका बैकलॉग भी कवर हो जाएगा, बहुत इजीली कवर हो जाएगा। बट अगर जहां आप ऐसा करना चाहेंगे कि यार पहले बैकलॉग या पहले वो, वहां आप फंस जाओगे, आपका बैकलॉग बढ़ता जाएगा और फिर मतलब ऐसा होगा कि काफी आप रेस में पीछे चले जाएंगे। बट सर जो कुछ चैप्टर्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उनमें अगर बैकलॉग्स हो जाए तो उनको भी कैसे करें? मतलब अगर जैसे एक चैप्टर हमें 4-5 दिन में कंप्लीट करना है बैकलॉग वाला, बट जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही है वो उससे कनेक्टेड है, तो वो तो फिर समझ नहीं आएगा, उसको कैसे कंप्लीट करें? तो वो उसके लिए उसको एक बार अपने फैकल्टी से बात करनी चाहिए, वो उनको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, वो बताएंगे उनको कि मतलब से आगे की क्लासेस में क्या जरूरी है
कि आप पढ़कर आ जाएगा तो काम हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि जैसे अगर मान लो 5th लेक्चर में आपको सिर्फ 2nd लेक्चर का काम आ रहा है, तो ठीक है आप सिर्फ 2nd लेक्चर पढ़ लो एक बार, तो आप 5th लेक्चर में आ सकते हो। तो वो अपनी टीचर के गाइडेंस में रहे। टीचर जब भी बैकलॉग हो, तो मैं तो यही कहूंगा 11th के स्टूडेंट्स को कि भाई सबसे पहले अपने टीचर से बात करें, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की फैकल्टी से बात करें। वो उनको प्रॉपर गाइड करेंगे कि यार कैसे ये बैकलॉग कवर हो सकता है, कैसे जो छूटा हुआ पार्ट है वो आगे कनेक्टेड है नहीं है, वो चीज वो उन्हें टीचर ही बता पाएगा। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो 11th में स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके स्कूल्स भी होते हैं और जेई की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक होता है स्कूल के साथ जेई प्रिपरेशन को मैनेज करना। ये बात एकदम मतलब एक्चुअली देखा जाए तो इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। मतलब स्कूल पहले वो सुबह स्कूल जाएगा, लेट सपोज वो 1-2 बजे स्कूल से आएगा, 4 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और 7 बजे तक क्लासेस रहेंगी, 7-8 बजे तक क्लासेस रहेंगे। उसके बाद फिर उसको उस दिन का होमवर्क भी करना है, उसका रिवीजन भी करना है और कल अगले दिन सुबह उठ के स्कूल भी जाना है। तो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जो ये करते हैं, और ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप अपने रूटीन में एकदम पंचुअल हैं, अगर आप एकदम कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल गोइंग स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होता। लास्ट ईयर भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी मतलब जो स्कूल जा रहे थे, स्कूल में अटेंडेंस उन्होंने 80% रखी है और फिर भी वो सिलेक्ट हुए हैं। तो वो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है, बट उन्हें कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करना पड़ेगा। उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कह सकते हैं, और थोड़ा टाइम अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। उनके पास कोई स्कोप नहीं है टाइम वेस्ट का। तो आप ये मान सकते हो कि यार लेट्स सपोज कुछ पार्ट जो मैं कह रहा था कि आपको रिवीजन करना है, तो थोड़ा बहुत जो पार्ट स्कूल में अपना ले आ सकते हो वो स्कूल में ले जाएं। स्कूल में थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहें, क्लासेस में क्या पढ़ रहे हैं। और हाँ, मतलब जो क्लास में अगर हैं तो देखो, जो टॉपिक्स आप स्कूल में पढ़ रहे हो और कुछ जो टॉपिक्स आप जेईई में सिलेबस में भी है, तो काफी ऐसा नहीं है कि एकदम अलग हो जाता है सिलेबस। ऐसा नहीं है कि स्कूल में कुछ अलग ही पढ़ा रहे हैं और यहाँ कुछ अलग ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। टॉपिक लगभग लगभग सेम है, बस हाँ थोड़ा डेप्थ यहाँ जेईई में थोड़ी ज्यादा होती है और वहाँ थोड़ी कम। तो वहाँ भी अगर आप जा रहे हैं स्कूल में, तो उस चीज को अगर आप वहाँ पे कुछ कुछ और नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको तो कम से कम ढंग से सुने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल में बैठे हैं तो बैठे ही हैं, फिर हम कुछ कर नहीं रहे। तो टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल में क्लास में बैठे तो वहां भी बहुत अटेंटिव रहें, और अगर स्कूल में अगर आप फ्री हैं तो कम से कम ये जो आप कोचिंग का रिवीजन था वो थोड़ा बहुत रिवीजन आप वहां पे लेके जाएं। फॉर्मुलेस पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि आप मतलब अपना जो होमवर्क जो आपको कोचिंग से मिला है वो कवर अप वहां पे कर लें। बट हाँ, मैं मानता हूँ ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। बच्चे करते हैं और बहुत आराम से हो जाता है। स्कूल के बाद भी अगर बच्चा घर पे आ रहा है तो बस वो जो रिवीजन वाला पार्ट है जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज कर ले, और जो कोचिंग से होमवर्क मिला है वो कर ले, बहुत इनफ है। मतलब जेई प्रिपरेशन के लिए बहुत इनफ है। क्लासेस रेगुलरली ले, रिवीजन और होमवर्क, बस। एंड सर मेरा इधर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसी से कनेक्टेड है। जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं ना 12th में, जैसे 12th ग्रेडर हैं और वो साथ में जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उनके ना बोर्ड्स हैं उसी साल, तो बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें? या फिर मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग पूरी तरह बोर्ड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं या कुछ लोग पूरी तरह जेई पे शिफ्ट हो जाते हैं जिनकी 75 भी नहीं बनती बोर्ड्स में, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं वो? इसमें बेसिकली अपन सोच सकते हैं कि हाँ, मतलब 12th वाले स्टूडेंट हैं तो उनको तो बोर्ड भी देना है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेई भी बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि वो बोर्ड्स को नेगलेक्ट कर दें कि ठीक है कर लेंगे, वो भी नहीं करना है और जेई के साथ भी नहीं करना है ऐसा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ रहा है जेई का, तो जैसे हमने मान लो लेट सपोज मैंने एक चैप्टर पढ़ा है आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट, उसमें देखा जाए तो काफी सारे डेरिवेशंस है। तो हमको ये पहले तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए बोर्ड्स में कैसे सवाल आते हैं और जेई में कैसे सवाल आते हैं। तो ये एक तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि यार बोर्ड्स में क्या चीजें पूछी जाती हैं, किस टाइप के सवाल आते हैं, उनके पीवाईक्यूज देखे जाएं। तो चैप्टर टू चैप्टर आप उनके पीवाईक्यूज साथ में लगाते चलें, और साथ ही साथ मतलब जैसे अगर मान लो एक चैप्टर मैंने पढ़ाया तो उस चैप्टर को जेई के साथ तो पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स में कुछ अलग पूछेंगे। इसी में से कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड्स के सिलेबस में होते हैं, तो उनको साथ ही साथ कवर करते चले जाएं। मतलब मेजरली जो बोर्ड्स में दिक्कत आती है बच्चों को, वो आती है मतलब वहां पे थोड़ी ड्राफ्टिंग पावर ज्यादा चाहिए। मतलब थोड़ा आपको लिखने की हैबिट थोड़ी ज्यादा चाहिए बोर्ड्स में। थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, डेरिवेशन वाला पार्ट ज्यादा आता है, तो उसकी प्रैक्टिस साथ साथ ही करते रहे। मतलब जैसे अगर कोई चैप्टर चल रहा है जेई के साथ, मतलब आप जेई में पढ़ रहे हो कोई उस प्रिपरेशन, उसी के साथ साथ आप बोर्ड की प्रिपरेशन भी साथ साथ पैरेलली चलता रहेगा ना, तो क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला हो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप लेट्स रोज का आधा घंटा, पौन घंटा या हफ्ते में आप 2 घंटे 3 घंटे निकाल लेंगे बोर्ड्स के लिए, तो मतलब पूरी प्रिपरेशन ड्यूरेशन में एंड तक पहुंचते पहुंचते
आपका बोर्ड्स का सिलेबस भी खत्म ही हो जाता है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी ऑडियंस की तरफ से है कि अंडर 1000 रैंक अगर लाना है तो क्या कोटा जाना जरूरी है, फिर ऑनलाइन से ही मतलब रैंक आ जाती है? मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको कोटा आना पड़े, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन से रैंक नहीं ला सकते। आप अगर देखें रिजल्ट एलन ऑनलाइन का, तो यहाँ पे आप तो बात करें टॉप 1000 की, हम बोल रहे हैं कि हम टॉप 100 रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने टॉप 100 में रैंक प्रोड्यूस करी। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोटा आना ज़रूरी है। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, जिनको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो कंटेंट वाइज अगर देखा जाए तो आपको वही टीचर्स ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, वही कंटेंट आपको मिल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑनलाइन से रैंक नहीं आ सकती। ऑनलाइन से अच्छी रैंक टॉप 100 रैंक हम लेकर आए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोटा आना ज़रूरी है। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं वो ऑनलाइन लें, ऑनलाइन से पढ़ें। बस ध्यान रखिए यार कि ऑनलाइन में जो डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट है, अब डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट देखा जाए तो वो तो ऑफलाइन में भी हो सकता है, वो तो ऑनलाइन में। डिस्ट्रैक्शन, जो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होना चाहता है वो तो डिस्ट्रैक्ट हो ही सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है कि ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। दोनों जगह अपने अपने लेवल पे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। बस बच्चे को अपना डिसिप्लिन में रहकर अगर पढ़े, अगर अपना डेडिकेशन रखे, डिसिप्लिन में रहे, तो ऑनलाइन से, ऑफलाइन से, हर जगह से रैंक ला सकता है। सर ऑनलाइन के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं क्या? मतलब अगर आप देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि बच्चे घर में रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो कहीं मतलब कम्यूट करने वाला पार्ट खत्म हो गया कि मुझे कोचिंग जाना है, कोचिंग से आना है, तो वो कम्यूट वाला टाइम बचता है। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए तो बेस्ट है, अगर देखा जाए तो उनके पास तो टाइम वैसे ही आप वेस्ट नहीं कर सकते, तो जाने आने का समय खत्म होता है कि आप घर में ही हैं, घर में ही क्लासेस ले रहे हैं, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एनर्जी, मतलब एनर्जी सेविंग पार्ट है वो उसका, उनका कि यार एनर्जी सेव हो रही है, आप उसको कहीं और पढ़ाई में लगा रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, पेरेंट्स के साथ रहेंगे, डिस्ट्रैक्शंस कम होता है। अगर आपके पास कोई है जिससे आप बात कर सकते हो, जो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ कि यार बच्चे क्या होता है ना, 11th में आने के बाद बच्चा थोड़ा सा अपनी बातें अपने पेरेंट्स से, अपनी फैकल्टी मेंबर्स से बात करने में थोड़ा हिचकता है। जो उन्हें दिक्कतें हैं पढ़ने में हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, तो वो थोड़ा हिचकता है। पर मेरे हिसाब से उनको अपनी बातें पेरेंट्स से रखनी चाहिए, अपने फैकल्टी से बात करनी चाहिए। तो ये ऑनलाइन में बहुत अच्छा है कि यहाँ पर अगर आप मेंटोर्स हैं आपके पास, आप मेंटोर्स से बात करें, आप अपने पेरेंट्स से बात करें जो आपके साथ ही हैं। और पेरेंट्स से अच्छा गाइडेंस आई थिंक मेरे हिसाब से कोई नहीं दे सकता उनको। तो पेरेंट्स से कनेक्टेड रहें, अपने भाई बहन, अपने कजन्स, उनसे कनेक्टेड रहें, उनसे बातें करते रहें। ऐसा बच्चा जनरली बोलता है सर ऑनलाइन में हम पढ़ेंगे तो हमको हमारे फ्रेंड सर्कल्स नहीं मिलेगा, हम किससे बात करेंगे, हम थोड़े बोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपके आसपास हैं, आपको उनसे बात करनी है। पेरेंट्स से बात करो, अपनी जो भी थॉट है, जो भी सोच रहे हो उनसे बात करो, उनसे डिस्कस करो। रोज 15-20 मिनट टाइम निकालो कि अपने पेरेंट्स से बात कर सको, और ये सिर्फ ऑनलाइन में अवेलेबल है, ऑफलाइन में नहीं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि नोट्स नहीं बनाना चाहिए, पीपीटी से काम हो जाता है। और इफेक्टिव रिवीजन करें, कैसे करें इफेक्टिव रिवीजन, क्योंकि हम लोग पढ़ते तो हैं बट वो भूल जाते हैं, तो ऐसा क्या करें कि जिससे थोड़ा रिमेंबर याद रहे वो चीज़ें? तो पहला सवाल बेसिकली आपने पूछा कि नोट्स बनाने चाहिए। देखो नोट्स तो खुद के बने हुए होने चाहिए, नोट्स बनाने ही चाहिए, और वो नोट्स इतने अच्छे होने चाहिए कि इसमें सब कुछ हो, मतलब आपकी गलतियां, आपको क्या याद करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें उस नोट्स में होनी चाहिए। अब बच्चा रहता है कि यार नोट्स बनाऊं, मैं खुद बनाऊं। बच्चा आजकल गूगल कर लेता है, नोट्स मिल जाते हैं, उन नोट्स से पढ़ लेता है। नहीं, नोट्स हमेशा खुद के बने हुए होने चाहिए, अपने हिसाब से नोट्स होते हैं कि हमें कैसा अच्छा लग रहा है, मतलब किसी और के नोट्स से आप नहीं पढ़ सकते। इसलिए नोट्स खुद के ही होने चाहिए, नोट्स प्रॉपर बनाने चाहिए, उसमें हर चीज होनी चाहिए। मतलब अगर आप देखा जाए उसमें चैप्टर खत्म होने के बाद 4-5 पेज ऐसे होने चाहिए कि यार वो पूरा चैप्टर उन 4-5 पेज में कवर हो जाए। मतलब अगर मुझे कभी रिवाइज करना हो, मुझे कोई मेरे को बोले कल मैं 2 घंटे बाद मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन टेस्ट लेना है, तो वो 4 पेज आपके लिए इनफ हो, सारे फॉर्मूले उसमें लिखे हों, सारी जो गलतियां आपने करी है वो गलती उसके अंदर हो, एकदम वैसा हो। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने स्टूडेंट को देखा है कि वो साथ में एक रहते हैं रफ कॉपी, एक करते हैं फेयर कॉपी। तो जब पढ़ा रहे होते हैं टीचर, तो वो रफ में लिख रहे होते हैं और उस रफ को बाद में वो फेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। मतलब ये तो एक तरह से टाइम को आप बेसिकली वेस्ट ही कर रहे हो। तो क्लास की ड्यूरेशन में ही जितना आप नोट्स बना सकते हो, 70-80% तो क्लास में ही कवर खत्म कर देना चाहिए उस नोट्स को, वहीं बनाओ। और जब आप रिवीजन करते हो तब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले तो उसमें लिखते चले जाओ। कभी आप कोई क्वेश्चन आपका टेस्ट में आया जो आपसे नहीं हुआ, उसमें कुछ गलती करी, कहीं फंस गए, उसको वहीं पर लिख दो। तो नोट्स में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आप कभी बीच में
मतलब कभी टेस्ट हो रहा है, कभी कुछ बात आपको ध्यान आई, कहीं आपने कुछ बात पढ़ी, तो उसको उन नोट्स में आप ऐड ऑन कर सको। तो नोट्स तो बिल्कुल होने चाहिए, नोट्स खुद के ही बने हुए होने चाहिए। ठीक, ये तो आपका था पहला। अब दूसरा बात आती है रिवीजन की। तो रिवीजन के लिए आपके नोट्स, अगर आप नोट बनाओगे तो रिवीजन करना ही बहुत मतलब इजी हो जाएगा। और रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि यार अच्छी रैंक और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन। मतलब देखो मेरी क्लास में अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, हर साल सारे बच्चों को पढ़ाता हूं, उनमें सब बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, कुछ बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज डिसिप्लिन, और दूसरा एक कुछ बच्चे होते हैं मेहनत भी करते हैं बट वो रिवीजन टाइम टाइम नहीं करते हैं। मेहनत सब करते हैं, जो बच्चा पढ़ रहा है सब मेहनत कर रहा है, पर आपका रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि वही आपको डिफरेंशिएट करेगा उन बच्चों में जो जिनका सिलेक्शन होगा और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको रिवीजन टाइम टाइम करना है। मैंने पहले ही बोला, रिवीजन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब एक तो आपका रेगुलर होना चाहिए, मतलब क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म होने के बाद आपको आज की क्लास का रिवाइज करना है, ये तो पहली चीज। और दूसरा, जो पुराना हो चुका है उसे कैसे रिवाइज करें, तो वो भी आपको करना है रोज। मतलब अगर आप वीक में एक दो दिन ऐसे निकालो या 2-3 घंटे ऐसे निकालो वीक में, संडे को भी जोड़ लो उसके अंदर, उसमें आप पुराना कोई चैप्टर उठा के रिवाइज करते रहो, मतलब रेगुलर बेसिस पे। जैसे अगर आज मान लो मैं मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा हूँ, तो मैग्नेटिज्म पढ़ाते पढ़ाते आप उस संडे, बीच संडे को आया, आप इलेक्ट्रोस्टैट्स रिवाइज कर लिया, उससे कुछ सवाल कर लिए। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हो, तो आपने शायद कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस कर लिए, उन्हें रिवाइज कर लिया। तो ऐसे चलता रहना चाहिए, ये रिवीजन कंटिन्यूस होते रहना चाहिए, नहीं तो आप चीजें भूलोगे। मतलब इंसान हो, भूलोगे इसे, एक बार पढ़कर किसी को भी याद नहीं रहता ऐसा। मतलब ये लगता है लोगों को कि ये बच्चे, कोई बच्चे होते हैं जिनको सब कुछ याद रहता है, सर इनको तो एक बार पढ़ते ही याद हो जाता है, ऐसा नहीं होता। वो टाइम टू टाइम मेहनत कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं उस के पीछे। मतलब अगर कोई चीज आपको याद है, अगर आप लेट सपोज, आप तो मेरा एग्जांपल, मेरे को अभी पूरी फिजिक्स, मतलब अगर देखा जाए तो मैं 10 साल में मैंने अगर ऑन एन एवरेज 2 बैच भी हर साल लिए तो मैंने 20 बार पढ़ा लिया। अब 20 बार पढ़ाने के बाद मेरे को सारे फॉर्मूले एकदम टिप्स पे याद रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि मैंने 20 बार रिवाइज कर लिया। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर बच्चा जितनी बार रिवीजन करेगा उसको उतनी जल्दी चीजें याद रहेंगी, वो चीजें उनको याद रहनी चाहिए। तो आप एक फॉर्मूला शीट जो बनाते हो, आप एक शॉर्ट नोट जो आप बनाते हो, उसको बस अपने पास रखो। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा रोज याद करो, आप बीच बीच में कभी भी फ्री टाइम में पुराने फॉर्मूले पढ़ लो, सिर्फ रीड कर लो। आप एक चीज को 10 बार रीड करोगे ना, तो आपको फॉर्मूले याद हो ही जाएंगे। तो यही एक मेन मोटिव रहता है, मतलब एक रिवीजन का, कि आपको चीजें पुरानी याद रहें। और वही सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एक चैप्टर कम पढ़ लो चलेगा, बट जो पुराना आपने पढ़ा है, आपने इतनी मेहनत करी है, वो नहीं भूलना चाहिए। बट सर इधर मेरा सर एक क्वेश्चन है कि मैं भी रिवीजन, जब मैं रिवीजन करता हूँ तो मेरे से ना शॉर्ट नोट्स से रिवीजन नहीं हो पाता है। मतलब मैं शॉर्ट नोट्स करता हूँ तो फिर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जब तक मैं डिटेल नोट्स में हर टॉपिक पे जो क्वेश्चंस मैं नोट्स में लिखता हूँ वो सॉल्व ना करूँ, तब मेरे से जाके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये करना सही है या फिर डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स करो, जल्दी रिवीजन खत्म करो? नहीं नहीं, आप बेसिकली ऐसा करो। रिवीजन ऐसे करने के लिए देखो, जब आपने एक बार चैप्टर पढ़ा, जो पहली बार रिवीजन करोगे ना उस चैप्टर का, तो शायद आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो पूरा चैप्टर आपने पहली बार रिवाइज करा। फिर जब आप उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लिया, आप थोड़े दिन बाद आप उसको वापस रिवाइज करोगे, तो अगर लेट सपोज आपको पहले 1 घंटा लगा था, तो अगली बार आपको शायद 30 मिनट्स ही लगेंगे, उसके बाद आपको 15 मिनट्स ही लगेंगे। तो वो एक प्रोसेस है। आप एक बार रिवाइज करोगे, टाइम ज्यादा लगता है चीजें याद रखने में, तो अगली बार करोगे तो आपको लगेगा ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी सब कुछ सारे फॉर्मूले मुझे याद है। तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, बहुत इजी है। मतलब अगर आप एक चीज को 3-4 बार रिवाइज करोगे, चीजें याद होंगी, फिर फॉर्मूले भी बनेंगे। अब देखो एक और तरीका, जैसे आपने बोला सर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो क्वेश्चन बनने का एक रहता है कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th से बच्चा 11th में आता है तो उसको दिखता है कि सर यहाँ पे बहुत सारा सवाल है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे किया जाए। तो ग्रेजुअली अगर देखा जाए, तो अगर बच्चा प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देता है ना, मतलब जितने ज्यादा सवाल वो लगा रहा है उतना रिवीजन, मतलब एक रिवीजन का एक और तरीका होता है कि आप फॉर्मूले पढ़ रहे हो, ठीक है, आप थ्योरी पढ़ रहे हो, ये तो रिवीजन कर ही रहे हो आप, बट साथ साथ आप कुछ क्वेश्चन साथ में लगाते रहो। मतलब भले 5 लगाओ, 10 लगाओ, 15 लगाओ, पर अगर आप किसी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो तो उसमें कुछ क्वेश्चन आप लगा लो साथ में। तो उससे क्या होता है ना, कुछ चीजें आपकी रिवाइज होती हैं। मैं बच्चों को जनरली बोलता हूँ, जैसे आपने 1-2 बार रिवाइज कर लिया, तो आप एक काम करो, अगर अगली बार जब इलेक्ट्रोस्टैट्स को रिवाइज करो, तो आप 20 सवाल उठाना रैंडमली और उन्हें करना। आप 20 सवाल करोगे, शायद 10 आप कर पाओगे, 15 कर पाओगे, 5 में फंस जाओगे, तो उन 5 में जिसे फंस जाओगे उसके से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको पढ़ लो, हो गया आपका रिवीजन। अगर आपने फिर वापस अगली बार किए,
तो मैग्नेट के 20 सवाल कर लो, उसमें आपने 10 सवाल के 10 में फंस गए, 10 से रिलेटेड जो थ्योरी है उन्हें पढ़ लो, आपका हो गया रिवीजन। तो इसी तरीके से क्यों, ताकि अगली बार जब आप करोगे उसको वापस, तो शायद आप 20 के 20 ही सवाल कर लोगे। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसी चीज जो हम लोग प्रिपरेशन में मिस कर देते हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है टेस्ट। मतलब अगर स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो टेस्ट को बहुत कभी-कभी मेजर स्टूडेंट आपको वो उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। पर टेस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली ऐसा रहता है कि आप बेसिक अगर आप टेस्ट देने जा रहे हो, तो भले आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कम भी हो, तब भी आपको टेस्ट देना चाहिए। मतलब बच्चा ऐसा जनरली सोचता है कि यार मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मैं टेस्ट नहीं दूँगा। अरे पर उसको दिमाग में रखना चाहिए, भाई ये टेस्ट आपका मेन टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट आपको इम्प्रूवमेंट के लिए दिए जा रहे हैं। मतलब कि आप अपने आप की अपनी गलतियाँ ढूँढो, जो आप इस टेस्ट में गलती कर रहे हो उस पे काम करने के लिए जरूरत है। मतलब बेसिकली टेस्ट देने के बाद इंसान, बच्चा क्या करता है, टेस्ट दे दिया बस छोड़ देता है उस टेस्ट पेपर को, जो गलतियां, फिर मार्क्स देखता है और खत्म करता है। बट अगर जो अच्छा बच्चा होगा, जो एकदम डिसिप्लिन बच्चा होगा, वो क्या करेगा, उस टेस्ट को देने के बाद उस टेस्ट को एनालाइज करेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी प्रिपरेशन का ये, एनालाइज। अगर आप अपने टेस्ट को एनालाइज कर पाते हो कि यार इस टेस्ट में मैंने इस टाइप के सवालों में गलती करी, मैंने अपने किस किस तरीके से मैंने गलतियां करी, मेरी कुछ केयरलेस मिस्टेक थी, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक थी, या मेरा कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ, या मेरे को पुराने फॉर्मूले याद नहीं आए, तो ऐसे हम अपनी गलतियों को डिवाइड करें कि यार मैंने ये गलती करी, और फिर वो गलती पे काम करना चालू करें। मतलब हमारे कुछ टेस्ट में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखें, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढे, उस नेगेटिव पॉइंट्स को पे काम करें, फैकल्टी की हेल्प ले, आपके जो भी टीचर्स हैं, आपके जो मेंटोर्स हैं, उससे हेल्प ले कि सर ये मेरी गलतियां हुई इस टेस्ट में, मुझे इसको कैसे इंप्रूव करना है ताकि नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती ना हो। मतलब ये बेसिकली ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है। स्टूडेंट जब तक अपने टेस्ट नहीं देगा, टेस्ट में इंप्रूवमेंट अपने एनालाइज नहीं करेगा, तो वो इंप्रूव भी नहीं कर सकता। बच्चा जनरली देखता है, कई बार डाउट आता है, हमसे पूछते हैं बच्चे क्वेश्चन की, सर हमारे मार्क्स बहुत स्टैग्नेंट हो गए हैं, अब वो ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, धीरे धीरे घट ही रहे हैं सर, बढ़ नहीं रहे हैं मार्क्स। तो बढ़ नहीं रहे का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि वो अपने टेस्ट को एनालाइज ही नहीं करते। अगर अपने पेपर को एनालाइज करें, अपनी गलतियां ढूंढें कि यार मैंने ये गलती करी है इस टेस्ट में, तो उस गलती पे काम करें, उन क्वेश्चंस को वापस लगाए, उस तरह के कॉन्सेप्ट के 5 सवाल और करें। मतलब बेसिक तरीका, अगर मान लो लेट सपोज आपको कोई टॉपिक के सवाल अपनी गलती है, तो उसके बाद आप देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक के सवाल गलत हुए, तो इसका एक पूरा पेपर बनाओ, 5-10 सवाल का एक मॉक टेस्ट बनाओ उसका, और उसको टेस्ट दो। तो मतलब उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब ऐसा नहीं है ना, कोई अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो गलती छोड़ना नहीं है, उसको इम्प्रूव करना है, उस पर हमको काम करना है, फैकल्टी की हेल्प लो और उसे खत्म करो। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम स्टडी मटेरियल कैसे सिलेक्ट करें जिसको हम ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली देखो, यहाँ पर एक दिक्कत जनरली स्टूडेंट्स का रहती है। मतलब मैं ये बोलूँगा उनको ये कि जो भी जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, आप उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करें। मतलब जो मटेरियल आपको कोचिंग से मिल रहा है, वो एकदम एक कह सकते हो कि यार वो इतने एक्सपीरियंस फैकल्टीज ने इतने सालों की मेहनत से आपके लिए तैयार किया है, तो आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। वो मटेरियल इनफ होता है किसी भी, मतलब बेसिकली जेईई के एग्जाम के लिए बहुत इनफ है। उसमें आप जो आसपास आपके साथ जो किताबों के नाम आप सुनते हो, उन सब किताबों के अच्छे सवाल कहने का मतलब है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिक्वायर्ड है, तो वो सवाल आपके मॉड्यूल में, आपके डीपीपीज में, आपके नोट्स में कवर हो जाते हैं। मतलब आप बच्चे को कहीं पर भी इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। कोचिंग के मॉड्यूल, कोचिंग का जितना भी स्टडी मटेरियल वो दिए जा रहे हैं, आप ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करें, और ब्लाइंडली उस पर एकदम जैसा टीचर बोलते जा रहा है आप बिल्कुल वैसा करते जाएं। बिकॉज अगर आप देखो कि यार ये इतने सालों से इतने एक्सपीरियंस टीचर्स इस पे काम कर रहे हैं, तो वो एकदम आप उस पर एकदम भरोसा कर सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो बेसिकली बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि इधर उधर ना भटके, जो मॉड्यूल, जो होमवर्क, जो टेस्ट पेपर्स, जो डीपीपीज आपको दी जा रही है, उसको आप करते रहें। वो किसी जेईई एग्जाम के लिए एकदम इनफ है, मतलब मोर देन इनफ है मैं कहूँगा। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल ना एक ट्रेंड चल रहा है कि वन शॉट से चैप्टर कंप्लीट करने का। मतलब अभी हम लोग क्या सोचते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स की चैप्टर सारे वन शॉट से कंप्लीट कर लो, देन उसको कंप्लीट करने के बाद तुम पीवाईक्यूज लगा लो एंड दैट्स इट, तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई। तो ये क्या करना सही रहेगा या फिर कैसे दिखते हो आप? ये मतलब ये तरीका जो आपने बताया ये एकदम गलत है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो वन शॉट इसलिए नहीं होता कि आप किसी चैप्टर को पूरा पढ़ लो। बेसिकली वो वन शॉट का मोटिव ये होता है कि आप अगर कोई टॉपिक आपका वीक है, या फिर आपको उस चैप्टर को रिवाइज करना है, तो आप उस वन शॉट की हेल्प ले सकते हो। मतलब
मतलब ऐसा नहीं कह सकते ना कि आप सिर्फ वन शॉट देखकर पूरा चैप्टर पढ़ लोगे और उसके बाद पीवाईक्यूज लगा लो और आपका चैप्टर खत्म हो गया, तो नहीं, ये तो बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। आप वन शॉट को एज अ रिवीजन मटेरियल समझो, एकदम रिवीजन के लिए आप उसको यूज करो। उसमें बेसिकली आप कह सकते हो कि यार अगर वन शॉट आप देख रहे हो किसी टॉपिक का, तो या तो वो चैप्टर आपका थोड़ा वीक हो तो आप देखो, या आप उसको उसका आपको रिवीजन करना है तो आप देख सकते हो। मतलब उसको एज अ मतलब उसी से पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, मतलब पहली बार उस चैप्टर को पढ़ रहे हो अगर आप और सीधे आप वन शॉट देख रहे हो, तो ये एकदम गलत स्ट्रैटेजी है, ये स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। मतलब मैं भी देखता हूँ आजकल बच्चों को कि यार वो वन शॉट के पीछे थोड़े ज्यादा होते हैं कि वन शॉट देख लेंगे सर, अगर ये बैकलॉग हो गया मान लो कोई चैप्टर तो हम वन शॉट देके खत्म कर लेंगे उस चैप्टर को। नहीं, वन शॉट बोला ही उसको गया है, मतलब बेसिकली सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता है। तो सिंपल है कि आप एकदम किसी चैप्टर के लिए अगर जो चैप्टर आपको 20 लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है और आप उसको 3 घंटे के वन शॉट में खत्म नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए स्टूडेंट्स को। और मतलब ऐसा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई टॉपिक या मतलब कुछ पार्ट आपका मतलब चैप्टर थोड़ा वीक है तो उसके लिए आप एक बार यूज कर सकते हो, बट एज अ कि पूरा चैप्टर खत्म करने के लिए आप वन शॉट यूज करो तो वो थोड़ा गलत है। मतलब वो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों की कवर नहीं हो पाती। सर आज का मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि आपके स्टूडेंट्स में कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसका जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ बट वो लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेसफुल है? ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब हर साल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आईआईटी में सेलेक्ट नहीं होते हैं, बट अगर आप डाउनलाइन देखो उनको तो वो काफ़ी अच्छा मचा रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी भी एक अच्छे आईआईटी में सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप आईआईटी में जाने पर ही सब कुछ होगा। वो एक प्लेटफॉर्म है, अगर वो आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है तो वो थोड़ा आपको स्टार्टिंग में बूस्ट मिल जाता है, हाँ ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप आईआईटी में नहीं गए तो कुछ भी नहीं होगा, हमारी लाइफ एकदम खराब हो गई। तो ऐसा दिमाग में नहीं लाना चाहिए बच्चों को कि सिर्फ आईआईटी एक वो है कि रास्ता कि उसी से करो। पर हाँ, बच्चों को हमेशा अपने दिमाग में एक चीज रखनी चाहिए, हमारा गोल अपना 100% देना होना चाहिए। मतलब अपने एग्जाम में अपना 100% दो, मतलब अपने लास्ट में अपने दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, थोड़ा और कर लेता तो मेरा काम हो जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा हो कि अपन ने 100% दिया और कुछ पार्ट, मतलब मैं मानता हूं कि मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ पार्ट अपना किस्मत पे भी होता है। ऐसा नहीं होता कि हम मेहनत सब बहुत लोग करते हैं बट ऐसा सबको वो सक्सेसफुल लाइफ मिलती नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको एग्जैक्टली वही मिल जाए जो वो चाहिए। तो दिमाग में हमेशा ये रखना चाहिए अपना 100% देना है। अपने दिमाग में वो चीज नहीं आनी चाहिए कि यार मैं थोड़ा और कर लेता, वो वाली थिंग मतलब फीलिंग बहुत बेकार होती है कि यार मैं थोड़ा और कर लेता, कर सकता था। तो ये कभी ना बोलें और ये कभी नहीं होना चाहिए। मतलब बस अपना 100% दें, यही दिमाग में रखें। अपना गोल एक ही होना चाहिए कि मुझे अपना 100% देना है, दैट्स इट। सर एक क्वेश्चन जो मुझे पूछना है पर्सनली वो ये कि जैसे किसी का सिलेक्शन नहीं होता है जेई में, तो हम लोग के माइंड में ये थॉट आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे और वो मैं सक्सेसफुल हो भी पाऊंगा लाइफ में या फिर नहीं। तो इसको क्या करना चाहिए, या फिर ये थॉट सही है या फिर गलत? यार आधे जनता तो यही सोच कर पीछे हो जाती है कि यार लोग क्या कहेंगे और पुराने मतलब आपके आसपास रिलेटिव क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। बट मेरे हिसाब से बच्चों को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि यार लोग ये मतलब बेसिकली ये पहला एग्जाम है, ये पहला स्टेप है उनका लाइफ में, आगे उनको और बहुत एग्जाम देने हैं। बट अब अगर वो अभी से ही ऐसे सोचने लग जाएगा दूसरे क्या कहेंगे, तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बेसिकली मैं आपके लिए भी बोलूं, मैं अपने लिए भी बोलूं, बाकी लोगों के लिए भी, कि यार अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो हम अपने बारे में कब सोचेंगे। मतलब हमको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो हमें पता है। हमने कितनी मेहनत करी है, मैं मतलब ये मानता हूं कि हम जो मेहनत करते हैं वो दूसरों को नहीं पता है। मतलब जो स्ट्रगल हमारे साथ है वो हमारे साथ ही रहेगा, वो किसी और के साथ नहीं है। तो दूसरे मतलब बोल सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ठीक है, मतलब हमको बेसिक बात ये है कि यार हमको दूसरों के बारे में सोचना नहीं चाहिए कि दूसरा क्या बोलेंगे। हमको वही करते रहना चाहिए जो हमें सही लगता है, हमें हमारी मेहनत पूरी करते रहना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, दैट्स इट। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट पे आने के लिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे भी और मेरी ऑडियंस को भी। थैंक यू सर। थैंक यू वैभव।